आप सभी को पता है कि आप सबके एग्जाम में लगभग 45 से 50 दिन बचा हुआ है और 45 से 50 दिन में लगभग पूरा सिलेबस पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आप चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे समय में क्या हो रहा है कि बड़े बड़े यूट्यूबर टीचर भी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज भटकाने के लिए दे रहे हैं। वो अपने व्यू के कारण, वो अपने व्यू जाए, पैसा बने, वॉच टाइम के कारण वो सब बहुत सारी चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि किसी चैप्टर या किसी विषय का 500 वायरल क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन करके आपको बता रहे हैं। किसी चैप्टर का ये नहीं है कि किसी चैप्टर बाय चैप्टर करा दे, जिससे कि बच्चों को चैप्टर भी समझ में आ जाए और वो ऑब्जेक्टिव भी समझे, तो ऑब्जेक्टिव को पढ़ के एग्जाम में ला पाए। तो मैं आपके लिए आज से लगभग कल भी एक वीडियो डाला था, इससे पहला चैप्टर का। तो आज से मैं आपको चैप्टर वाइज 50 ऐसे प्रश्न दूंगा जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने की संभावना होगी, यानी कि आपके एग्जाम में लड़ना, ठीक है। और वे सभी प्रश्न होंगे जिससे कि आप यदि केवल ऑब्जेक्टिव ही पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ के पूरा चैप्टर को समझ सकते हैं। यानी कि आप बिना चैप्टर पढ़े भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के आप चैप्टर को समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या था और क्या कहना चाहता है। जिससे कि आपको यदि 2 नंबर का भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे 2 नंबर के क्वेश्चन को भी बना लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि इस चैप्टर से केवल, इस वीडियो से केवल आपका ऑब्जेक्टिव कवर होगा, आपका सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये कहता है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, यानी आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिकी का खोज किसने किया था। तो पहला है ए ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी मेंडल लिखा हुआ है, जिसका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा है डार्विन को, तीसरा अरस्तु को और चौथा डी यानी कि है हेल्डेन को। तो किसको कहा जाता है, तो आनुवंशिकी का पिता आपको ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अब बताइएगा। ए में है 26, बी 14 और सी में 23, डी 18। तो मनुष्य में कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि आपको संख्या में पूछे तो संख्या में आपको 46 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे पूछे तो आपको 44 प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कहता है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, यानी कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो ए में है समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी संवृत्ति अंग, डी कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा अंग है, ठीक है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है, तो ये आपका हो जाएगा संवृत्ति अंग है। किस प्रकार के अंग है, तो ये संवृत्ति अंग है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, ये क्या हो गया है, रुक जाइए। चौथा प्रश्न है, कहता है कि जीन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी। तो जीन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था, ए है वाटसन, बी मेंडल और सी में आपका वेडन, ठीक है। सी में आपका है वेंडेन, सी में आपका वेंडन और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। जीन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था, यानी कि जीन शब्द का खोज किसने किया था। तो जीन शब्द का खोज न तो वाटसन किया था, न ही मेंडन किया था और न ही वेडन किया था। जीन शब्द का खोज इनमें से कोई नहीं किया था, ठीक है। अब पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, कौन सा वैज्ञानिक ने मेंडल के नियम को पुनः खोज से संबंधित है, यानी कौन सा वैज्ञानिक है जो मेंडल के नियम को पुनः खोज किया, यानी कि उससे संबंधित चीजें बताया, ठीक है। आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है शर्मक, बी में है लेमार्क, सी में है डार्विन और डी में है लिनियस। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा ऑप्शन ए, जो शर्मक जो है वो मेंडल के नियमों का पुनः खोज से संबंधित है, ठीक है। अब अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं कितना क्वालिटी क्वेश्चन है, ठीक है। छठा प्रश्न है कि गुणसूत्र बने होते हैं, यानी कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं। डीएनए से, डीएनए तथा आरएनए से, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए से, इनमें से कोई नहीं। किससे बने होते हैं, तो आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों मिलके बना होता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
ये आपका छठा प्रश्न था। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि कोशिका आपको पता है कि कहीं ना कहीं पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, तो कोशिका अणु में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? ठीक है, तो डीएनए, जीन, गुणसूत्र, हरित लवक, कौन सा हो जाएगा? तो डीएनए में, सॉरी, गुणसूत्र, कोशिका में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो कोशिका में डीएनए होता है। ठीक है, कोशिका में क्या होता है? डीएनए, जो एक आनुवांशिक पदार्थ है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 8 नंबर प्रश्न होगा। कहता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, यानी जिसे जो कि मादा एनाफेज है। आपसे पूछा जाएगा कि मलेरिया किस मच्छर से उत्पन्न होता है, तो आपको बताना है कि मलेरिया एनाफेलिस मच्छर से उत्पन्न होता है। तो एनाफेलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, यानी कि किस प्रकार के जल में एनाफेलिस मच्छर रहते हैं? तो अब ए ऑप्शन, ये है गंदा जल, बी में है साफ जल, सी में है मीठा जल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर जो है वो आपका एनोफेलिस है, जो कि आपको गंदा जल में ही रहता है। कहाँ रहता है? तो गंदा जल में रहता है। ठीक है, जब मच्छर है ये और बीमारियां फैलाती है तो ये तो गंदा जल में ही रहेगा ना, क्या? वैसे भी आप समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न, 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, यानी कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए है साफ जल, बी है गंदा जल, सी है मीठा जल और डी है इनमें से सभी। तो किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं आपको डेंगू? तो डेंगू जो है आपको साफ जल में भी हो जाता है। डेंगू क्या है? डेंगू एक बीमारी है जो कि मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार के जल में पाया जाता है? तो ये आपको साफ जल में पाया जाता है। और मलेरिया उत्पन्न करने वाला बोले तो वो गंदा जल में पाया जाता है। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न कहते हैं कि समजात अंगों के उदाहरण है। तो समजात अंगों के उदाहरण कौन सा है? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, यहाँ होगा कुत्ते, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। कुत्ते का अग्रपाद मतलब हुआ कि आगे का जो पैर होता है वो पंजा जिसे हम बोल सकते हैं, वही। दूसरा है कि हमारे दांत तथा हाथी के दांत। तीसरा है कि आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी। तीसरा है, चौथा यानी कि ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यानी कि आपको बताना है कि समजात अंग कौन सा होता है, यानी कि देखने में एक समान लगता है, कौन सा हो जाएगा? तो समजात अंग जो होगा वो मानव का हाथ, यानी कि हमारा हाथ तथा कुत्ते का अगला पंजा। ठीक है, अग्रपाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी कि विकास के दृष्टिकोण से हम किससे, मतलब हमारा समानता किससे अधिक है? चीन के विद्यार्थी से, या चिंपैंजी से, या चिंपुंजी, मकड़ी से, जीवाणु से, किससे होगा आपको बताना। तो विकास के दृष्टिकोण से बोला जाए तो हमारा चिंपैंजी से आपका बहुत सारा गुण मिलता है, समानता है। ठीक है, विकास के दृष्टिकोण से। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 12वां प्रश्न होगा। ठीक है, 12वां प्रश्न, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा और विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताना है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है उससे, मतलब कैसा विभिन्नताएं होती है, कम होता है, अधिक होता है या एक समान होता है। यानी कि ऑप्शन ए है कम, बी है एक समान और सी है अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं जो होती है वो अधिक होता है। कितना होता है? तो अधिक होता है। ठीक है, उससे ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? आप सभी को ये प्रश्न तो सभी को पता होगा इसका आंसर। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस प्रकार के पौधे को चुना? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर। ठीक है, आप कहीं भी देखना मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस प्रकार के पौधों को चुना, तो आप सीधा मटर लगाना। ठीक है,
अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक किसको नाम दिया? नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, HNO3 या HCl? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, ये हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल हुआ। ठीक है, तो फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? तो फ्रेडरिक मीसर जो है वो न्यूक्लिक नाम किसको दिया था? वो नाभिक के अम्ल को न्यूक्लिक नाम दिया था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? यानी कि किसने बताया कि जो जीन है वो गुणसूत्र का एक भाग है? आपको बताना है। तो किसने? 1928 में ग्रिफिथ ने, 1909 में जोहानसन ने, 1902 में टी बावेरी एवं WS सट्टन ने, या 1944 में मैकार्टी ने? किसने दिया था? आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन में आप बताएंगे। ठीक है, तो किसने प्रमाण दिया? तो 1902 में टी बावेरी एवं WS सट्टन ने दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, प्रत्येक गुणसूत्र 2 गुंडलित धागों का बना होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? यानी कि जो प्रत्येक गुणसूत्र है वो 2 धागों से बना होता है और बंधा होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो अर्ध गुणसूत्र, क्रोमोस्टेम, गुणसूत्र बिंदु, और डी इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र जो 2 कुंडलित धागों से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कहता है किसके आधार पर, यानी विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? यानी कि विकास के आधार पर किसका शारीरिक जो देखने में माप है वो सबसे अच्छा है, उत्तम है, अभिकल्प उत्तम है। यानी कहता है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? ए में है आपका जीवाणु, बी में मकड़ी, सी में मछली और डी में चिंपुंजी। तो क्या हो जाएगा? तो विकास के आधार पर चिंपंजी का जो शरीर होता है वो बहुत उत्तम होता है, अभिकल्प यानी कि उत्तम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक द ई माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक द ई माइक्रोग्राफिया है वह किनके द्वारा लिखा गया? रॉबर्टसन या ब्राउन या डार्विन या रॉबर्ट हुक? किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो प्रसिद्ध पुस्तक आपको द ई माइक्रोग्राफिया है, यह पुस्तक आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने 1605 ईस्वी में आपका कोशिका का खोज भी किया था। पहले चैप्टर में आप बायोलॉजी के पहला चैप्टर में पढ़े होंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1605 में कोशिका का खोज किया था, जो कि एक पेड़ के छाल से किया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न 19 नंबर प्रश्न का कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ये आपको 2019 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। वैसे तो सभी आया हुआ प्रश्न था, लेकिन हमने उतना टाइप नहीं किया। यदि टाइप करते तो बहुत टाइम लग जाता। ये टाइप हो गया। ये 2019 में भी पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ए टी बड़ा टी और फिर छोटा टी, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों का दोनों स्मॉल टी, पहले छोटा टी फिर बड़ा टी, फिर दोनों का दोनों बड़ा टी। यानी कि आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है वो निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो बौने पौधे को कौन दर्शाता है? तो ये आपका दोनों छोटा का छोटा जो टी है वही बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होगा? ये कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि यदि उसके माता पिता में है तो संतति में होना ये कोई जरूरी नहीं है। तो कौन सा ऐसा लक्षण है कि अभिलक्षण जो वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़े का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार और बाल की प्रकृति। इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि उसके माता पिता में है तो उसकी संतति में होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा चमड़े का रंग। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि माता पिता उसका ब्लैक था यानी काला था, इसीलिए हो जाता है। लेकिन आप
अभी जान गए होंगे कि ये माता पिता पर आपके चमड़े का रंग जो है वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 21 नंबर प्रश्न होने वाला है। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों यानी फिनोटाइप का अनुपात था, यानी द्विसंकर के द्वारा जो पौधे उत्पन्न हुए थे उसका फिनोटाइप क्या था। आपको पता होगा जीनोटाइप फिनोटाइप आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप फिनोटाइप याद रखिएगा। 9:3:3:1 होता है। फिनोटाइप ये हो जाएगा। और आपका जीनोटाइप की बात की जाए तो जीनोटाइप 3:1 होगा, लेकिन फिनोटाइप 93:31 याद रखिएगा और सभी के बीच में एक अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि स्त्रियों में जो गुणसूत्र होता है वो कौन सा गुणसूत्र होता है, कौन कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। सिर्फ XX या XY या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो होता है नर में पाया जाता है आपका XY। ठीक है, दोनों X और Y दोनों पाया जाता है। मादा में सिर्फ XX पाया जाता है। लेकिन गांव में भ्रम फैला रहता है कि लड़कियों के कारण बच्चे लड़की होते हैं, लेकिन बच्चा लड़का होगा या लड़की ये नर पे निर्भर करता है। यानी कि यदि संतति अपने पिता से वाई क्रोमोसोम लेता है, वाई गुणसूत्र लेगा तो वो लड़का होगा, यदि एक्स क्रोमोसोम लेता है तो वो लड़की होगा। ठीक है, तो ये निर्भर नर पे करता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष में कौन कौन सा होता है। तो पुरुष में अभी आपको हमने बताया एक्स और वाई दोनों होता है। ठीक है, पुरुष में कौन होता है तो एक्स और वाई दोनों होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक वरण द्वारा 24 नंबर प्रश्न प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। यानी कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का किसने दिया, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया। डार्विन ने या मेंडल ने, जेम वाटसन या फ्रांसिस क्रिक ने। तो किसने दिया था, तो आपको पता होगा ये डार्विन ने दिया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये सभी को पता होगा लगभग। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप सभी को पता होगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। एक और याद कर लीजिए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, मेढक का यदि पूछा जाए, मेढक का पूछा जाए तो ये होता है राना टिग्रीना। मेढक का क्या होता है, राना टिग्रीना। ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो मेढक का आपसे पूछे तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, यानी कि मानव का जन्म पहली बार कहाँ हुआ था या मानव का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। तो मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, अमेरिका में या अफ्रीका में, इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ हुआ था। तो मानव का उद्भव आपका ये अफ्रीका में हुआ था। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। 27 नंबर प्रश्न की ओर अब हम बढ़ेंगे। ठीक है, कहता है कि मगादर, ये क्या होगा, मगादर चमगादड़ होगा, यहाँ मगादर लिख दिया। रुक जाइए, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तो चमगादड़ और पक्षी के पंख समरूप होंगे या समजात होंगे, समवर्ती होंगे या जीवाश्म, किस प्रकार के होंगे, तो ये समरूप अंग है। ठीक है, चमगादड़ एवं पंछी के पंख समरूप अंग होते हैं। 28 नंबर प्रश्न, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने या रॉबर्ट हुक या जेवी बॉस या ग्रेगर जॉन मंडल ने। तो वंशागति का जो नियम था, वंशागति नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि कान के निचले हिस्सों को क्या कहते हैं? कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं, कर्णपोशी कहते हैं, कर्णरक्षक कहते हैं या कर्णधार कहते हैं? तो कान के निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं? तो कर्णपाली कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? यानी कि जैव विकास के बारे में सर्वप्रथम किसने अपना राय विचार दिया? तो जैव विकास के सर्वप्रथम में किसने समझाया? ए लेमार्क ने या डार्विन ने, अरस्तु या वाइसमान ने? तो जैव विकास के लिए सबसे प्रथम लेमार्क ने दिया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने समझाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 8 कितने प्रकार की विभिन्नताएं होती है? तो ये आपका हो जाएगा 2 प्रकार की विभिन्नताएं होती है। ठीक है। कहता है कि जीन प्ररूप, अगला प्रश्न है, जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण जो विशेषकर जो स्पष्ट रूप से, विशेषक या स्पष्ट रूप, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा अनुवांशिक लक्षण जो कि विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जीन प्ररूप या जीनोटाइप, जीनो लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप या जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है हम उसे लक्षण प्रत्यक्ष प्ररूप फेनोटाइप कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? तो लक्षण प्ररूप फेनोटाइप कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? यानी ग्रेगर जॉन मेंडल वैसे तो साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल वो व्यक्तिगत जीवन में क्या करते थे? नाविक थे या व्यापारी थे या पादरी थे या कृषक थे? आपको बताना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल वो व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो वो व्यक्तिगत जीवन में पादरी थे। क्या थे? व्यक्तिगत जीवन में वो पादरी थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? मेंढक ने जनक पीढ़ी को किससे सूचित किया था? तो मेंढक ने जनक पीढ़ी को पी लेटर से सूचित किया था, यानी कि कैपिटल पी से सूचित किया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न कहता है कि किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? उस आबादी का कहलाता है। यानी कि किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? जीन विकास, जीन कोश या भ्रूण विकास या भ्रूण कोश क्या कहलाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, ये जीन कोश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीन कोश कहलाएगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि जाति उद्भवन जीवों में होता है जिसमें, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है, यानी कि जाति का उद्भवन किस जीव में होता है? आपको बताना है। तो जाति का जो उद्भवन है वो लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन होता है या स्वपरागन होता है या इनमें से सभी होता है? जाति का उद्भवन किनमें होता है? तो जाति का उद्भवन लैंगिक जनन होता है। ठीक है। जाति का उद्भवन जिसमें लैंगिक जनन होता है उसी में जाति का उद्भवन भी होता है। ठीक है। जैसे कि मानव, गाय, भैंस, इसमें भी कुत्ता, बिल्ली, ये सब में हो जाएगा लैंगिक जनन, यानी उसी जीव में जाति का भी जाति का उद्भवन होता है। ठीक है। अब अगले प्रश्न, डीएनए के अनुक्रम के तुलनात्मक को की खोज कहलाता है। डीएनए की तुलनात्मक खोज कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक की खोज क्या कहलाता है? डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक की खोज कहलाता है। ये आणविक व्युत्क्रम, आणविक जातिवृत्त, आणविक विलोपन, आणविक संकलन क्या कहलाता है? तो डीएनए अनुक्रमण के तुलनात्मक खोज ये आपका आणविक जातिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? आणविक जातिवृत्त कहलाता है। अब अगले प्रश्न
डीएनए में कहता है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन पाए जाते हैं। आप सभी को पता है कि डीएनए में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो ये आपके डीएनए में जो है, डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे डार्विन। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे डार्विन। ठीक है। उसके अगले प्रश्न कहता है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? यानी किसी जीव का जो जीन का संरचना होता है वह क्या कहलाता है? किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, जीनी प्ररूप या जीनोटाइप, अनुवांशिकी या विभिन्नता क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा जीन प्ररूप जीनोटाइप। क्या हो जाएगा? जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? यानी कि आपको ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो कि पृथ्वी की ओर मुड़ता है। यानी कि जैसे कि आपको पौधे का जो फूल होता है वो प्रकाश की ओर रहता है, तो आपके पौधे का कौन सा भाग होगा जो पृथ्वी की ओर मुड़ता है? ये फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि फल की वृद्धि वो प्रकाश यानी कि ऊपर की ओर होता है, फूल भी प्रकाश की ओर रहता है, जड़ जो होता है वो आपको मिट्टी की ओर होता है। तो यानी कि आपका जो होगा जड़ का वृद्धि, ठीक है, वही हो जाएगा आपका गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आप सभी को सेशंस अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छा लग रहा है, यदि चैप्टर वाइज समझ में आ रहा है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रोज की क्लास के लिए, और अभी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि कहीं पे त्रुटि रह जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि आप कोई गलतियां आप बताना चाहते हैं तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर कहते हैं कि निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? यानी कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा? तो ये जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। न तो चार्ल्स डार्विन, न ही ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ये डार्विनवाद दिए थे। और श्री गणेश का तो पता नहीं, श्री गणेश भगवान। यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? यानी कि न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? सर्वप्रथम न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? ए रॉबर्ट ब्राउन, प्लाड, सी रॉबर्ट हुक या डी विर्चाउ? किसने दिया था न्यूक्लियस शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो न्यूक्लियस शब्द जो है ये आपके कौन दिए थे? तो ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूक्लियस शब्द जो है आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न यही था ना। अब अगला प्रश्न ये, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ का अगला पाद है कैसा है? अभी आप पढ़े तो कुत्ता और मनुष्य के बारे में, उसी प्रकार आपको बना मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद हैं तो किस प्रकार के हैं? ये समजात हैं या अवशेषी हैं या असमजात है या इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार के अंग है? ये आपका हो जाएगा समजात अंग होगा। ठीक है। मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ और एक अभी आप पढ़े थे कुत्ता का अग्रपाद। कुत्ता का भी जो अग्रपाद है और मनुष्य का जो पंजा है ये सभी समजात अंग है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मानव पूछा है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये बताना। ए में है 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, कितना होगा? तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। एक एक्स, ये हो जाएगा, ये एक्स इस प्रकार नहीं हो, बड़ा वाला एक्स और बड़ा वाला वाई। ठीक है, 2 होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लगभग आपका प्रश्न खत्म होने वाला है। ठीक है, कहते हैं जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। यानी कि जीव की जब उत्पत्ति हुई थी तो उससे पहले इनमें से कौन सा चीज जो था वो नहीं था पृथ्वी पे। ठीक है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, या नन ऑफ दीज क्या नहीं था। ए नंबर। तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। तो जीवों की उत्पत्ति से पहले ना तो पेड़ पौधा था, ना ही हो पेड़ पौधा तो होगा, लेकिन पता नहीं ऑक्सीजन O2 दे रखा है, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, तो यहीं तक आज का सफर। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सबको ये क्लास पूरा बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार के रोज की क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो इस प्रकार के बेल आइकन होते हैं उन्हें आप दबा लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, यानी कि पहले ही पहुंचता है, जब हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और यदि क्लास अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आप बताइएगा कि चैप्टर वाइज वो 50 वो प्रश्न नहीं थी जो कि आपको मैं जैसे चाहता वैसे करा, 50 वैसे चुनिंदा प्रश्न थे जिसे कि आपको पता करके आपको पढ़ के पता चल गया कि इस चैप्टर के अंदर क्या था, हमें क्या पढ़ना था। और यदि आपको 1 से 2 नंबर वाला प्रश्न भी यदि पूछा जाएगा तो आप उसे भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से कल। अभी तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।